बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। इससे पहले आप इस कहानी की 183 इक़्तात सुन चुके हैं। अब किस्त 184 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन हमें किसी ज़ेरे ज़मीन दुनिया का सुराग नहीं मिला, लेकिन जो चीज़ें हमें मिली थीं उनके मदद से बहरहाल एक तम्त का तयन करके हम काम कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या नतीजा बरामद होता है। मुझे तो यहाँ कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, काम यहाँ नहीं हो रहा। तुमने शायद देखा हो, यहाँ से चंद फरलांग दूर कंस्ट्रक्शन के लिए कैंप लगे हुए हैं, खुदाई वगैरह हो रही है। आज तो खैर छुट्टी का दिन है, वहां भी तुम्हें काम होता नजर नहीं आ रहा होगा। हुआ असल में ये है कि हमारी खुशकिस्मती से यहाँ कुछ अरसा पहले एक बहुत बड़ी वाटर सप्लाई स्कीम पर काम हुआ था। करीब ही एक झील वाक़ है। हम जब रेड डार्ट के चक्कर में इस तरफ मुतवज्जा हुए तो हमने तरकीब ये की कि रफ्ता रफ्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी के तमाम मुलाजमीन को एक एक करके एक और जगह भिजवा दिया गया, जहाँ वो एक और ठेके पर काम कर रहे हैं। उनके तमाम बोर्ड्स, मशीनरी वगैरह इसी तरह यहाँ मौजूद रही। रातों रात नहायत खामोशी से सिर्फ अफराद तब्दील होते रहे। कंपनी के आदमियों की जगह फोर्सेस के आदमियों ने ले ली और उसी दौरान हमने यहाँ ये खाना बदोशों वाली बस्ती तख्लीक कर डाली। बज़ाहिर हम कहीं से बैलगाड़ियों और गधों पर सफर करते हुए यहाँ आए थे और ये जगह खाली देखकर यहाँ डेरे डाल दिए थे। वो कश लेने को एक लम्हे के लिए खामोश हुए तो मैंने सर हिलाते हुए कहा, तदबीरें तो अच्छी हैं बशर्ते कि कामयाब हों। नफीसा बोले, अब सूरत हाल ये है, बज़ाहिर वहाँ वाटर सप्लाई स्कीम का काम जारी है, लेकिन साथ ही मुखालिफ समत में एक बड़ी सुरंग भी खोदी जा रही है। हमें शुबा है कि शायद रेड डार्ट वालों ने अपने जेरे जमीन किले को ऊपर से सील कर दिया हो तथा इस जमीन पर बज़ाहिर उनकी मौजूदगी का कोई निशान न हो। मुमकिन है वहाँ कोई जीरू भी मौजूद न हो, लेकिन तबाहकुन चीजें मौजूद हों जिन्हें कहीं और से कंट्रोल किया जा सकता हो। इसलिए हम नहायत खामोशी और राजदारी से वहां तक पहुंचना चाहते हैं। ये भी बाइद नहीं कि जमीन किला यहाँ मौजूद हो, लेकिन आमदोरफ्त का रास्ता उन्होंने कहीं बहुत दूर खोद निकाला हो, क्योंकि हमारी हुकूमतों की बेपरवाही या सियासी मसलहतों और मजबूरियों की वजह से 2-3 मगरबी मुल्कों के लोग यहाँ मुख्तलिफ मकासद के तहत सर्वे वगैरह की आड़ में बहुत अरसा डेरे डाले बैठे रहे। कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस दौरान वो क्या करते रहे। वह खामोश हुए तो मैंने कहा, अब आप लोग गालबन मजदूरी वगैरह के बहाने वाटर सप्लाई स्कीम पर काम करते होंगे और फोर्सेस के आदमियों के साथ काम की निगरानी करते होंगे। आप लोग अचानक पेश आने वाली किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, अपने वसाइल के मुताबिक तो तैयार रहते हैं, नफीस साहब ने जवाब दिया। अचानक सांवला सा एक शख्स अपनी पेवंद ज़दा कमीज की आस्तीन से नाक पूंछता हुआ खैमे में दाखिल हुआ और मोदबाना लहजे में बोला, सर मैडम आई है। सब लोग एहतरामन उठ खड़े हुए। दूसरे हिस्से में एक बुर्का पोश औरत खैमे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर पूरा नकाब था, लेकिन खैमे में दाखिल होते वक्त उसने नकाब उलट दिया। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। उसका आधा चेहरा बिल्कुल स्याह और आधा सुर्खो सफेद था, और वो भी उमूदी अंदाज में, यानी पेशानी के दरमियान से लेकर नरखरे के दरमियान तक। अगर उसका चेहरा उफकी अंदाज में, यानी एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक क्या होता तो उसे बड़ी आसानी से आधे नकाब में छुपाया जा सकता था, लेकिन वो ऊपर से नीचे तक क्या था और रंगों की उस तकसीम में इतनी सफाई थी गोया किसी मुसव्वर ने तस्वीर बनाकर बाकायदा स्केल रखकर तस्वीर के आधे चेहरे में स्याह रंग भर दिया हो। मैं भी गैर इरादी तौर पर उठकर खड़ा हो गया था और एक टुक उसकी तरफ देख रहा था। मुझसे मुखातिब करना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। वो राहीला थी। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वो भी गोया अपनी जगह बुत बंद कर रह गई थी। एक लम्हे के लिए खैमे का माहौल गोया साख्त होकर रह गया था। आखिरकार राहीला ने ही यह सकूत तोड़ा। अभी तुम? तब मैंने थूक निकलते हुए वो मुश्किल कहा, यह कैसा बेहुदा किस्म का मेकअप है। आधा चेहरा स्याह, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ। खैमे में दोबारा सकूत छा गया। आखिर राहीला ने खनकार का गला साफ किया और सर झुकाते हुए आहिस्तगी से बोली, मेकअप नहीं है। मैंने हैरानी से कहा, तो फिर ये क्या है? राहीला ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। बज़ाहिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में खफीफ सी उदासी तैर रही थी। वो बेपरवाही से बोली, शायद ये किस्मत का लिखा है, या फिर शायद कुछ भी नहीं है। तुम इसकी फिक्र में मत उलझो। आपने सुनाओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक ही भागे थे, तुम्हें ज्यादा मुसाहिब का सामना तो नहीं करना पड़ा? मेरे मुसाहिब को गोली मारो, मैं तेजी से कहा और उठकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। अपने मुसाहिब को भूल चुका हूं, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तुमने ये अपना आधा चेहरा स्याह आधा सफेद क्यों कर रखा है? इसमें क्या मसलहत है? ये मैंने नहीं, किसी और ने किया है। वो धीमे लहजे में बोली। मैंने नफीस साहब की तरफ देखा, वो खामोश रहे। उनका चेहरा सपाट था। रहीला जल्दी से बोली, इनकी तरफ मत देखो, ये उनका काम नहीं। मैं बता तो चुकी हूँ कि ये मेकअप नहीं है, तो फिर ये किसका काम है? मैंने उसकी आंखों में झांका। बात जरा लंबी है, आराम से बैठ कर करेंगे। इतनी जल्दी क्या है? तुम अब दोबारा भागने की तैयारी तो नहीं कर रहे? वो अपने लहजे में पुरानी शगुफ्तगी लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। नहीं, मैं अब हरगिज नहीं भागूंगा, कोई जान ही चली जाए। मेरा लहजा गैर इरादी तौर पर ही फैसला कुन हो गया। मेरा ख्याल है
मैंने पहली मर्तबा ही भाग कर गलती की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो भगदड़ में किया गया फैसला ठीक ही था। अच्छा हुआ तुम पेशे मंजर से हट गए, वरना शायद हालात और ज्यादा खराब होते। अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। अब तुम आ गए हो, ये अच्छा ही हुआ है। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। मैं ये कह रहा था कि तुम अपने चेहरे से ये स्याही साफ क्यों नहीं कर देती। मैंने कहा, अगर हो सकती तो जरूर कर देती। वो मुस्कुराई। क्या मतलब? मैंने बदस्तूर एक बेउनवान सा इस तरह महसूस करते हुए कहा। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये बदनामी की कालक से भी ज्यादा पक्की स्याही है। बदनामी की कालक भी वक्त के साथ साथ दूर हो जाती है, लेकिन ये किसी तरह नहीं उतर सकती। वो मुस्कुरा कर गोया बात की संगीनी को कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में सन्नाटा फैलता गया था। मैं एक टुक उसकी तरफ देखता रहा। उसका चेहरा जो एक मुनफरिद हुस्न का हामिल था, जो देखने वालों को एक लम्हे के लिए मबहूत कर देता था, उस वक्त महज उस एक तब्दीली से नहायत मजाक का खेज लग रहा था। देखने वाले को शायद यही गुमान गुजरता कि वो किसी किस्म का मजाक कर रही थी, जिस तरह बाज बच्चे या बड़े दूसरों को डराने के लिए चेहरों पर भयानक मास्क लगा देते हैं। यह ख्याल किसे आ सकता था कि वो किसी के साथ मजाक नहीं कर रही थी, तकदीर खुद उसके साथ मजाक कर रही थी। तो मुझे बताओ तो सही, आखिर ये किस तरह हुआ है? मैंने फंसी फंसी सी आवाज में पूछा। यह सब कुछ सही तौर पर बताने के लिए एक खासा वक्त चाहिए। 2-4 जुमलों में बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वो यूं तो हम्मुल से बोली, गोया किसी नन्हे मुन्ने बच्चे को किसी जिद से बाज रखने की कोशिश कर रही हो। मैं इतना मसरूफ आदमी नहीं हूं कि तुम्हारे बारे में कोई अहम बात न सुन सकूं। मैं जब मसरूफ था तब भी कम अज कम तुम्हारे सामने तो मेरी मसरूफियात की कोई अहमियत नहीं थी। मैंने धीमे लहजे में कहा, मुझे मालूम है। वो खुश दिली से मुस्कुराई। मैं तो दरहकीकत ये चाह रही थी कि पहले नफीस साहब से वो जरूरी बात कर लूं जिसके लिए मैं यहाँ आई थी। बाकी बातें तो होती रहेंगी। इस वक्त तुम्हें यहाँ देखकर मुझे जिंदगी का एक बड़ा सरप्राइज मिला है। क्या तुम्हें मेरी आमद की इत्तला नहीं थी? मैंने पूछा। उसने नफी में सर हिलाया। दूसरे साथियों को थी, मैंने उन्हें बता दिया था, मुझे किसी ने नहीं बताया। उसके लहजे में शिकवा नहीं था। हालात का कुछ भी हूँ, ये लोग सस्पेंस पैदा करने की कोशिश से बात नहीं आते। फिर वो नफीस साहब की तरफ मुड़ी और गहरी संजीदगी से बोली, सर मैं आपसे हनी के बारे में बात करने आई थी। क्या वाकई उसे अमेरिका या कनाडा ले जाना मुमकिन नहीं है? मैंने सुना है वहाँ इस नौइयत का ऑपरेशन मुमकिन है, शायद उसकी जान बचाई जा सके। इंसानी हमदर्दी तो अपनी जगह है, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर उसकी जान बच जाए और उसका जहन मुकम्मल तौर पर बेदार हो जाए तो शायद वो हमें रेड डार्ट के बारे में कुछ और भी बता सकेगी। किसी मरते हुए इंसान के बारे में इस तरह खुदगर्जी से सोचना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं कुछ मजबूरी के से आलम में इस तरह सोच रही हूँ। रेड डार्ट के खात्मे के लिए हमने अपना सब कुछ, हत्ता कि अपनी जिंदगी भी दाव पर लगा दी है। अब इस ऑपरेशन को किसी न किसी तरह हितताम तक तो पहुंचाना है। उसने ठहरे ठहरे लहजे में ये सब कुछ कहा था। मेरे लिए ये इतला अफसोस और तशवीश का बायस थी कि हनी कहीं जिंदगी और मौत की कशमकश में मुबतला थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसके बारे में बजा तौर पर कीचड़ में कमल की तशबीह इस्तेमाल की जा सकती थी, लेकिन बाज लोग न जाने क्यों बदकिस्मती के गर्दाब में फंस जाते हैं। एक के बाद दूसरा अलमिया उन्हें जिंदगी भर उलझाए रखता है। वो जिंदगी में कई बार बहुत नाजुक मौकों पर मेरे काम आई थी। मैं उसके बारे में मजीद जानना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैंने नफीस साहब और राहिला की गुफ्तगू में मुदाखलत मुनासिब नहीं समझी। नफीस साहब एक लम्हा पुरख्याल नजर से राहिला की तरफ देखते रहे, फिर अपनी फटी हुई मैली कुचैली रुईदार वास्केट के अंदर हाथ डालते बोले, वैसे तो मैं भी पहले ही तमाम डॉक्टरों से बात कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार फिर सर्जन कर्नल रहमान से बात करके देख लेता हूँ। अगर वो इजाजत नहीं देता तो फिर कोई भी इजाजत नहीं दे सकता। कर्नल रहमान हमारे मुल्क के चंद एक काबिल तरीन न्यूरो सर्जन में से एक है। नफीस साहब का हाथ वास्केट से बाहर आया तो उसमें छोटा सा एक खूबसूरत मोबाइल फोन था। उन्होंने सुलगती हुई बीड़ी एक तरफ फेंकी और फोन पर एक नंबर पंच किया। अपनी फटी पुरानी धोती को संभाले वो एक चारपाई पर बैठ गए और उन्हें हमें भी बैठने का इशारा किया। मैं और राहिला मूढ़ों पर बैठ के राहिला उनकी तरफ से पुरुम्मीद से नजरों से देख रही थी। सिलसिला मिलने पर नफीस साहब ने बारोब लहजे में कहा, सर्जन कर्नल रहमान से बात करवाओ। चंद मिनट बाद नफीस साहब का राब्ता सर्जन रहमान से हो गया। चंद मिनट बातें करते रहे। आखिरकार फोन बंद करके दोबारा अपनी बास्केट में फोन को छुपाते हुए बोले, सर्जन रहमान भी हनी को कहीं लेकर जाने के हक में नहीं है। किसी दूसरे मुल्क ले जाना नामुमकिन है। वो उसे एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर मुंतकिल करने के हक में भी नहीं है। वो वैसे भी उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है। उसके ख्याल में वो एक बुझता हुआ चिराग है। राहिला फोन पर उसकी गुफ्तगू के दौरान ही यह नतीजा अखज़ कर चुकी थी। उसके आधे स्याह चेहरे आधे सफेद चेहरे पर मायूसी फैल चुकी थी। नफीस साहब गोया उसे समझाते हुए बोले, जो चीज़ हमारे हक में नहीं उसके बारे में तुम्हें गमज़दा नहीं होना चाहिए। मैं शायद गमज़दा नहीं, मुतफिक्र हूँ सर। राहिला खैमे के दरवाजे की तरफ देखते हुए खोए खोसे लहजे में बोली, मुझे कुछ अंदेशा महसूस हो रहा है कि जिस फितने से हमने टक्कर दी, अगर जल्द अज जल्द उसका सर कुचलने में कामयाब नहीं हो सके तो वो दोबारा सर उठा लेगा। नफीस साहब थोड़ी मसलते हुए पुरख्याल अंदाज में उसकी तरफ देखते रहे। राहिला बोली, इस वक्त हमारे इर्द गिर्द एक सकूत सतारी है। कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आ रहा। मुझे कुछ यूं लग रहा है जैसे सांप जख्मी होकर बिल में घुस गया है और दोबारा हमलावर होने के लिए अपनी तवानाइयां जमा कर रहा है। यह सकूत किसी तूफान का पेश खैमा है। हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। नफीसा बोले, तुम्हें मालूम है हमने बहुत बड़ी मनसूबाबंदी की है और बहुत वसाइल नहायत
खामोशी से इसमें लगा रखे हैं। तुम इस मनसूबाबंदी का एक हिस्सा हो। मुझे उम्मीद है कि वाटर सप्लाई की आड़ में जो सुरंग खोदी जा रही है वो हमें रडार्ट के जेरे जमीन कले तक जरूर पहुंचा देगी। लेकिन हमारे इंतहाई जदीद और इंतहाई हिसास आलात ने भी इस इलाके में कहीं जेर जमीन किसी मामूली चीज की मौजूदगी की आमद का इजहार नहीं किया। राहिला बोली, मैं इससे मायूस नहीं हूँ। नफीसा बोले, इस मौजू पर हम एक मीटिंग में बात कर चुके हैं। हम साइंसी इजादात में रडार्ट के मुकाबले का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद नफीस साहब ने कुछ चीजें एक तरफ खिसकाई, चटाई का कोना उठाकर उसके नीचे से जर्द रंग का एक बड़ा लिफाफा निकाला। लिफाफा राहिला की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये वही चंद तस्वीरें हैं जो रडार्ट के कंप्यूटर से हमारे हाथ लगी थी। इन्हें तुम सीक्रेट सर्विस वालों को भिजवा देना, वो इन्हें अपने खास वॉलेट में महफूज कर देंगे। पता चला है कि ये तस्वीरें किसी तरह भी हमारे यहाँ प्रिंट नहीं हो सकती। किसी भी फोटोग्राफिक पेपर पर इनका प्रिंट नहीं निकल सकते। ये तस्वीरें किसी अजीब से मटेरियल ही पर बनी है। ये उनके कंप्यूटर को प्रिंट में ही इस्तेमाल होता है। राहिला यूं ही सरसरी से अंदाज में उन तस्वीरों को लिफाफे से निकाल कर देखने लगी। राहिला ने उन्हें ताश के पत्तों की तरह एक से दूसरे हाथ में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। वो कई औरतें और कई मर्दों की तस्वीरें थी। वो सब सफेद फाम मालूम होते थे। इनमें से कुछ मर चुके हैं और कुछ की हमें तलाश है। राहिला ने गोया मेरी मालूमात के लिए सरसरी से अंदाज में बताया। अचानक एक तस्वीर मेरे सामने आई। वो उसे एक से दूसरे हाथ में मुंतकिल करने लगी तो मैंने गैर इरादी तौर पर उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे रोक दिया और इजाजत तलब नजरों से नफीस साहब की तरफ देखते हुए कहा, अगर राजदारी माने ना हो तो मैं इस तस्वीर को जरा गौर से देख लूं। नफीस साहब धीरे से हंस दिए। बड़ी देर में तकल्लुफात का ख्याल आया, डियर चौधरी अफजल, अभी तक जो बातें तुम्हारे सामने हो रही थी वो सब ही इंतहाई राजदारी की थी। खाना बदोशों की आड़ में हमारा यहाँ मौजूद होना ही एक अहम राज है। अब भला तुमसे कौन सी बात राज रह गई है? तुम्हें तो अब खुद बहुत से राजों से पर्दा उठाने में हमारा साथ दे रहा है। मैंने चुटकी में पकड़ राहिला के हाथ से ट्रांसपेरेंसी नुमा वो तस्वीर ले ली। शफाफ प्लास्टिक की वो शीट उस सेलोफेन से भी पतली मालूम होती थी जो हमारे यहाँ पैकेटों वगैरह पर चढ़ी होती है, लेकिन वो फिल्म के नेगेटिव की तरह करारी थी। वो एक औरत की तस्वीर थी। मैं एक टुक उसे देखता रह गया। तस्वीर में गोया जिंदगी के आसार मौजूद थे और वो भी जैसे एक टुक मेरी तरफ देख रही थी। मेरे रगोपैर में खफीफ सी सनसनी दौड़ गई। उस औरत की असल शख्सियत में ही नहीं, उसकी शिफाफ सी तस्वीर में भी कोई ऐसी बात थी जिससे जिस्म में दर्द लहर दौड़ जाती थी। वो उसी औरत की तस्वीर थी जिसकी आंखों का कोई रंग था जरूर, लेकिन समझ में नहीं आता था कि उसे क्या नाम दिया जाए। कोई रंग रखते हुए भी वो आंखें गोया बेरंग थी और आसेबी सी मालूम होती थी। राहिला की खफीफ सी हंसी सुनकर मैं चौंका। वो शुगुफ्ता लहजे में बोली, लगता है तस्वीर ने ही अपना टाइज कर दिया है। तस्वीर को देखकर ही खुद तस्वीर बनकर रह गई हो। लगता है जब असल में इस औरत को देखा होगा तो पत्थर के होकर रह गए होगे। उसने अंदाजा लगा लिया था कि मैं इस औरत को देख चुका हूँ। मैंने गला खनकार का साफ करते हुए उसकी तरफ देख कर कहा, कौन है ये औरत? पहले तुम बताओ, तुमने इसे कहाँ देखा था? राहिला ने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में झांका। उसके आधे स्याह आधे सफेद चेहरे पर मुस्कुराहट भी अजीब लगती थी। ऐसा मालूम होता था जैसे दो मुख्तलिफ चेहरे मुस्कुरा रहे हों जिन्हें आधा आधा काट कर जोड़ दिया गया हो। मैं जब लाहौर से भागा था तो मुल्क के न जाने कौन कौन से ऐसे दूर उफ्तादा इलाकों की तरफ निकल गया था जो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। कुछ अर्सा पहले मैंने वापस आने की कोशिश की थी और कराची पहुंचा था। वहां पहली ही रात मेरे अपने होटल में मुझ पर हमला हुआ। उस वक्त मैंने पहली बार इस औरत को वहीं होटल में देखा था। मैंने मुख्तसर बताया। राहिला के दो रंगे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों में गहरी संजीदगी उतर आई। नफीस साहब भी चारपाई पर कुछ आगे को झुका है। फिर क्या हुआ? राहिला नहायत नीची आवाज में पूछा। मैंने कराची में टिकना बेहतर नहीं समझा। साथियों में से भी किसी से राब्ता नहीं हो सका। फिर सूरत हाल कुछ ऐसी बनी कि मैं बहरी जहाज के जरिए तुर्की की तरफ निकल गया। सफर के इब्तदाई दिनों में इत्तफाकन ही मैं दूरबीन के जरिए समंदर का जायजा ले रहा था। परिंदों का शौकीन एक शख्स मुझे परिंदे दिखा रहा था कि अचानक एक स्टीमर पर मैंने इस औरत को देखा। मुझे कुछ यूं लगा जैसे वो मुझे ही तलाश कर रही थी, लेकिन फिर वो स्टीमर गायब हो गया। उसके बाद तुमने इस औरत को नहीं देखा? नफीस साहब ने दरियाफ्त किया। मैं नफी में सर हिलाया। तुर्की में भी ये औरत कहीं नजर नहीं आई। नफीस साहब ने जानना चाहा। मैंने एक बार फिर नफी में सर हिलाया। कैमे में गहरा सकूत छा गया। मेरे सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। यह औरत कौन है? मैंने अपना सवाल दोहराया। सही तौर पर तो हमें भी नहीं मालूम। नफीस साहब गहरी सांस लेकर बोले, लेकिन इनके कंप्यूटर से मिलने वाली मालूमात को हम जिस हद तक डिकोड कर सके हैं उनसे यह अंदाजा होता है कि यह औरत कराची में रडार्ट की करता धरता थी और शायद अब भी है। यह रडार्ट की अहम तरीन शख्सियतों में से एक मालूम होती है। हमें नहीं मालूम कि तंजीम में उसका नाम, हैसियत या ओहदा क्या है। हमने इसे बास 4 फर्ज कर रखा है। बास 1, बास 2 और बास 3 हमारे ऑपरेशन के दौरान मारे जा चुके हैं। वो तीनों मर्द थे। कराची में रडार्ट की तमाम सरगर्मियों को गालबन यही औरत कंट्रोल करती है, लेकिन हम इसकी झलक भी नहीं देख सके हैं। शायद कभी देख ही ले, और वो भी आपकी जिंदगी का अजीब तरीन तजुर्बा हो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। बहरहाल तुम्हारी बात पे हमारे अंदाजों की कुछ तस्दीक होती है। नफीस साहब बोले। राहिला मजीद तस्वीर देखने लगी। उनमें एडम उर्फ एडी की तस्वीर भी थी जो लाहौर में सबसे पहले रडार्ट से मेरे राब्ते का जरिया बना था। मैंने एक बार फिर राहिला का हाथ रोकते हुए कहा, इस शख्स के बारे में क्या खबर है? जिंदा है या मर गया? हमने इसे जिंदा पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसने नहायत शरीफाना अंदाज में खुदकुशी कर ली।
क्योंकि वो पकड़े जाने का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। राहिला ने जवाब दिया। वो क्यों? मैं पूछे बगैर नहीं रह सका, क्योंकि वो हमारे मुल्क में दोहरी जिंदगी गुजार रहा था। एक नहायत ताकतवर मगरबी मुल्क जिसकी हम पर नुआशात कुछ ज्यादा ही हैं और बरसों से जिससे हमारा एक ताल्लुक खास चला रहा है। एडी हमारे यहाँ उसका कौंसल जनरल था, लेकिन अपनी शक्ल सूरत में थोड़ी सी तब्दीली करके रेड डॉट के खास आदमी का किरदार भी अदा कर रहा था। उसने अपने मुल्क पर आंच नहीं आने दी, जिंदा हमारे हाथ नहीं आया। फिर राहिला खुद ही तंजिया लहजे में बोली, हालांकि वो जिंदा भी हमारे हाथ आ जाता तो हम उसका या उसके मुल्क का क्या बिगाड़ लेते। हमें एक झिड़की पड़ती या एक धमकी मिलती और हम फौरन दोबारा रेत में सर घुसा कर बैठ जाते। मैं नफीस साहब की तरफ देखा, उन्होंने नजर चुरा दी और अपनी जेब से एक और बीड़ी निकाल कर पुरख्याल अंदाज में उसे तकने लगे। शायद ऐसे और भी कई लोग हों जो बज़ाहिर अपने मुल्कों के लिए यहाँ सफारती खिदमात अंजाम दे रहे हों, लेकिन दर हकीकत वो रेड डॉट के एजेंट हो। मैंने ख्याल जाहिर किया। बाज़ लोगों के बारे में हमें यही छुपा हुआ है, लेकिन वो ना तो जिंदा हालत में हमारे हाथ लग सके और ना ही उनकी लाशें सही सलामत रहीं। वो कथित तौर पर नाकाबिल शिनाख्त हो गए थे। राहिला ने जवाब दिया कि हमारे पास कोई तरीका नहीं कि हम उन मुल्कों से एहतियात कर सकें। मैं दिल के किसी गोशे में बेबसी का दर्द महसूस करते हुए पूछा, करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन का बकिया हिस्सा कुछ ऐसे अंदाज में मुकम्मल कर सके कि हमारे पास सफेद फार्म कौमों के सामने एहतिजाज करने के लिए बुनियाद तैयार हो सके। नफीस साहब ने गोया मुझे तसल्ली दी। राहिला ने तस्वीरें लिफाफे में डाल ली और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने बड़ा सा त्याग चश्मा लगाने के बाद नकाब उस तरह चेहरे पर लपेटा कि चेहरा पूरा चुप कर रह गया। अब वो बहुत सख्त पर्दा नशीन किस्म की खातून दिखाई देने लगी थी। बाद खवातीन उसी हुलिये में ड्राइविंग भी करती दिखाई देती थी। वो हर हाल में सख्ती से पर्दे की पाबंदी करती थी और उसमें फर्क नहीं आने देती थी। लेकिन राहिला के बारे में शायद किसी को गुमान भी ना गुजरता हो कि उसके इस तरह नजर आने की वजह कुछ और थी। मैंने भी उठते हुए कहा, मैं राहिला के साथ जाऊंगा, मुझे इससे बहुत सी बातें करनी है। राहिला कुछ न बोली। नफीस साहब मुतज़ब्ज़ब दिखाई देने लगे, लेकिन एक लम्हे बाद गोया फैसले पर पहुंचते हुए बोले, ठीक है, फिलहाल चले जाओ, लेकिन कल यहाँ वापस चले आना और यहीं रहने की तैयारी करके आना। खाना बदोशों वाले हुलिये में ही आना। ये बहरूप धारना ज्यादा मुश्किल नहीं है। राहिला सब बंदोबस्त कर देगी। आप पुराने स्कूल ऑफ थॉट के नुमाइंदे मालूम होते हैं, भेस बदल कर अपनी कार्रवाइयां करते हैं। मुझे तुर्की में भी एक ऐसे किरदार से वास्ता पड़ा था जो हर पल एक नया भेस बदलता था। हालांकि सुना है वो दौरे जदीद का कोई बहुत ऊंचे दर्जे का कातिल था। मैंने अपना कैमरा गले में लटकाते हुए कहा, किसकी बात कर रहे हो? नफीस साहब की आंखों में दिलचस्पी की चमक नमदार हुई। मेरी मालूमात के मुताबिक उसका नाम हमान था। मालूम नहीं असली है या फर्जी। सुना है वो सरबराहान ममलिकत और तकरीबन उसी दर्जे की दूसरी शख्सियतों को कत्ल करता है। मैंने बेदिली से कहा, ओह हमान। नफीस साहब की आंखें जरा फैल गईं। तुम्हें उससे वास्ता पड़ा था? उन्हें गोया यकीन नहीं आ रहा था। जी हाँ, उसे लेडी डियाना के दौराए तुर्की के मौका पर उसके कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मुझे एक ऐसी बरतानवी शख्सियत की रफाकत मुयस्सर आ गई थी जिसकी वजह से मुझे इस मामले में टांग अड़ाना पड़ी और हमान कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सका। वो मुझसे बहुत खफा था। उसने बाद में 24 घंटों के अंदर अंदर 2 मरतबा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। किस्मत ये अच्छी थी कि बच कर आ गया हूँ। लेकिन क्या आप उस शख्स को जानते हैं? नफीस साहब गोया किसी ख्याल से चौंकते हुए बोले, जाहिर है जाती तौर पर नहीं जानता, लेकिन मुल्क की एक सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के सरबराह की हैसियत से मेरे लिए उसके बारे में बाखबर रहना जरूरी है। हमारे पास उसके बारे में एक मुख्तसर सी फाइल मौजूद है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें उससे वास्ता पड़ा और तुम उससे बच कर आ गए। उन्होंने सर को खफीफ सा झटका दिया और कुछ रश्कमेज से लहजे में बोले, तुम वाकई एक खुशकिस्मत इंसान हो अफजल चौधरी। नकाब पोश राहिला एक नजर मेरी तरफ देख कर बोली, सिर्फ खुशकिस्मत ही नहीं, बेपनाह बासलाहियत भी। आपको अभी अफजल चौधरी की सलाहियतों का अंदाजा नहीं है मिस्टर नफीस। मुझे अंदाजा हो चुका है। नफीस साहब सर हिलाकर बोले, बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है। जिसके साथ ही इतने बासलाहियत हैं वो खुद। उन्होंने मुस्कुराकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। फिर मेरा सरतापा जायजा लेते हुए बोले, वैसे तुम खुद भी तो पुराने स्कूल ऑफ थॉट के आदमी हो। इस वक्त भी तुम हल्के फुल्के बहरूप में हो। जी हाँ, मैं भी पुराने स्कूल ऑफ थॉट से ही वाबस्ता रहना पसंद करता हूँ। अक्सर मामलात में मैंने तस्लीम किया, बहरूपबाजी का सहारा तो मैं एक अरसे से लेता आ रहा हूँ। पुराने तौर तरीके मेरे लिए हमेशा कारआमद साबित हुए हैं। कल भी जरा उम्दा तरीके से बहरूप बदल कर आना, फिर जरा आराम से बैठ कर बातें करेंगे। मैं उन्हें खुदा हाफिज कहकर रहीला के साथ बाहर आया तो मैंने देखा लकड़ी के तख्त पर एक शख्स सफेद ओवरऑल पहने और स्टेथोस्कोप गले में लटकाए बैठा था। उसके पास स्याह रंग का मेडिकल बैग भी था जिस पर सफेद दायरे में सुर्ख हलाल बना हुआ था। वो अपना मेडिकल बैग उठाकर मोदबाना अंदाज में राहिला के पीछे पीछे आने लगा। हम बस्ती से बाहर आए तो मैंने देखा सड़क के किनारे एक सफेद वैगन खड़ी थी जिस पर सरकारी सरपरस्ती में चलने वाली फलाही तंजीम का निशान बना हुआ था जो मुख्तलिफ मौक़ों पर तिब्बी इमदाद फराहम करती थी। जली हरूफ में तंजीम का नाम भी लिखा हुआ था और उससे भी ज्यादा जली हरूफ में गश्ती शफाखाना लिखा दिखाई दे रहा था। उस किस्म की गाड़ियां गरीब बस्तियों में तिब्बी इमदाद फराहम करने जाती रहती थी। राहिला ने ड्राइविंग सीट संभाली। मैं उसके बराबर बैठ गया। जिस शख्स ने मेडिकल बैग उठाया हुआ था वो गाड़ी के पिछले हिस्से में आ बैठा। उस हिस्से में दूसरा तिब्बी साजो सामान भी रखा दिखाई दे रहा था। राहिला तस्वीरों का जो लिफाफा नफीस साहब से लेकर आई थी वो सीटों के दरमियान उस शख्स की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लोधी साहब को पहुंचा देना। मैंने मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा।
उसका चेहरा गोल मटोल सा था और नाक पर मोटे शीशों की ऐनक टिकी हुई थी। वो बिल्कुल हवानक नजर आ रहा था। उसे देखकर मुझे अपना एक मेहरबान वसीम अहमद याद आ गया।